अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। तो चलें शुरू करते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। अच्छा, अब नेचुरली एक्रिंग केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली नेचर के अंदर पाए जाते हैं, वो टोटल हैं 92। लेकिन उन 92 के अंदर सिर्फ 16 एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली इन 16 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और इन 16 एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं बायो एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? बायो एलिमेंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये 16 एलिमेंट्स कौन से हैं। सबसे मेन बात यह आ जाती है कि इन 16 में से भी 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% ऑफ द टोटल मैस बनाते हैं। वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं। इनको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई हुई है जिससे आपको याद हो जाएगा, और वो ट्रिक है O C H N C A एंड P। इसको आपने याद किस तरह करना है? OCHNCANP। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद हो जाएंगी। O से ऑक्सीजन है, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, Ca से कैल्शियम और P से फॉस्फोरस। ये 6 हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 99% ऑफ द टोटल मैस बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाकी के जो बायो एलिमेंट्स हैं उनमें पोटेशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये बाकी के 10 एलिमेंट्स हैं जो कि वो जो 1% रह जाता है उसको वो बनाते हैं। उसके बाद अब हम लोग शुरू करने लगे हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस स्टडी द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। यानी कि लाइफ को स्टडी करने के लिए आसानी से अपनी कन्वीनियंस के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड किया है, starting from the very basic level of subatomic and atomic particles to the organism itself, and beyond which the study of community, population and entire world are included। यानी कि सब एटॉमिक लेवल से शुरू होता है, फिर ऑर्गेनिज्म के अपने तक पहुंचता है और उसके बाद वो इवन वर्ल्ड लेवल तक भी जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर लेवल तक भी जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कौन से लेवल्स में डिवाइड किया गया है। उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। इनकी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम लोग जस्ट इसका नाम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल, फिर ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज़म, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। ये सारे हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। इसके अंदर हमें बता रहे हैं कि जो भी लिविंग या नॉन लिविंग, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है, ये मेन बात है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या फिर नॉन लिविंग, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलके बनी हुई हैं। और एटम ख़ुद किससे बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिनके अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिल के बनाती हैं एक एटम। ये यहाँ पे आपको एटम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एटम जो है ये आगे कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब वो आयनिक कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं और कोवलेंट कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं। अगर आपने इसकी डिटेल जाननी है तो चले मैं बता देती हूँ। आयनिक बॉन्डिंग वो होती है जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, और कोवलेंट बॉन्डिंग वो होती है जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये वैसे केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो हम इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल दिस स्टेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। जो दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होता है हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड Ca आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये वही 6 वो हैं एलिमेंट्स हैं जो कि हमने पीछे पढ़े थे, जो कि 99% ऑफ द मैस बनाते थे, और ये मोस्ट कॉमन एटम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब
मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, इनकी क्या डेफिनेशन है वो अब हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे कि CO2 या H2O। जैसे यहाँ पे H2O का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, आप देख लें इसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा है। इन कंपैरिजन टू दिस हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन। अब ये हमारे पास है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आप खुद ही इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर देख के फ़र्क देख सकते हैं कि कौन सा माइक्रो है और कौन सा मैक्रो है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की मज़ीद फर्दर डिविजन्स हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि CH, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास मौजूद होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, ATP वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से थे? जिनके अंदर दोनों कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद थे। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेलुलर लेवल। अच्छा, ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? आप डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अरेंज करें एक पर्टिकुलर तरीके से तो ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं। यानी कि जैसे एटम्स मिलके बनाते थे, एक सेकेंड मैं लिख के बता देती हूँ, जैसे कि एटम्स मिलके बनाते थे मॉलिक्यूल्स, तो अब मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन जाएंगी ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बन जाएंगी। न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये जो हैं ये हमारे पास हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और ये किस चीज़ की कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये मैंने नाम बोल्ड किए हुए हैं ये ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, और इन सारी ऑर्गेनेलीज को एक जगह पे कंबाइन कर दें, बल्कि ऊपर ही लिख देती हूँ, इन सारी ऑर्गेनेलीज को एक जगह पे अगर हम कंबाइन कर दें तो वो सेल बन जाता है। ठीक है, ये देख लें मैंने दिखाई है, ये ऑर्गेनेलीज हैं। ये वाला जो है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैक्यूल है, और ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये हमारे पास है सेल। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं ओल्ड, प्रो का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज को पढ़ते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर रिच इन ऑर्गेनेलीज होते हैं ये। ठीक है, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। अब आप मुझे खुद देख के बताएं कि जो ये वाला सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है? इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज नज़र आ रहे हैं और सारे ही मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, तो ऑब्वियसली ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड द टिश्यूज़। यानी कि जब सेल्स को कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? टिश्यूज़। सेल्स की कॉम्बिनेशन से टिश्यू बन जाएंगे। पीछे वाला पिछले स्लाइड के ऊपर मैंने एक पूरा ट्रैक बनाया था कि कौन सी चीज़ से कौन सी निकल के आ रही है। तो अब हम लोग जब सेल्स की कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे टिश्यूज़। ईच टिश्यू एज अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ। ठीक है, टिश्यूज़ जो हैं उनका कोई ना कोई ख़ास किस्म का फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दी है उनमें हमारे पास है मसल टिश्यू, वो कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट के काम आते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रीशन के काम आते हैं। जाइलम आपको पहले ही पता है कंडक्टिंग वाटर के काम आता है, और फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स या प्रोटीन्स के काम आता है। तो ये हमने कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, और ये एक सेल है। ठीक है, ये जो इसके अंदर नज़र आ रहा है ना, ये भी ये सारे सेल्स हैं। इनकी कॉम्बिनेशन से देखें एक टिश्यू बन गया, और ये टिश्यूज़ की एक पूरा ब्लॉक है। ऑलराइट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग टिश्यू लेवल तक ही पढ़ेंगे। बाकी के जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर आप चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
बाकी अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे हर आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।